राधेगा। दौलत चम चम कामनी आ आ आ आ दौलत चम चम कामनी चमकत जैसे दामनी चंचल प्यारी सब लागे रे मधुबन में राधेगा ना तेरे। दे रहा है रफ़ी भी दुआएं, तेरे घर पर कभी गम न आए। दे रहा है रफ़ी भी दुआएं, तेरे घर पर कभी गम न आए। और हसरत का है यही कहना, खुश रहे अपने घर मेरी बहना। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। महसूस क्या होना है ये बताइए, आप लोगों को जो महसूस होता है उससे ज्यादा हम लोगों को भी इस चीज का आप समझ सकती है कि हम लोगों को क्या महसूस होता होगा। फर्क तो बहुत कुछ आ गया है, बहुत ही, लेकिन फिर भी उनका साया हम सबके ऊपर अभी तक है। उनकी ख्वाहिश थी अच्छा खाना अच्छा पहनना, बस इसके सिवा वो कुछ नहीं। उनकी हॉबी थी बैडमिंटन खेलना। 1924 में 24 दिसंबर को ही पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे। रफी साहब ਦਾ ਘਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਨ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਦੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੰਮਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੋਲੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਪਿਓ ਤੇ ਹਜ਼ਾਮਤਾ ਕਰੂਏ ਇੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰੂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰੇ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਕਟਰ ਦੇ ਐਸੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਗਾ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਦੇਣ ਐਕਟਰ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਬੇ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੰਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ मेरा हर वे मेरे ना रहेंगे कि पीको ना से। पंजाब में पैदा हुआ, उसके बाद हम लोग लाहौर चले गए। लाहौर से सन 42 में मैं बम्बई आ गया। आपके बचपन की तालीम घर पर ही हुई या कहीं बाहर भी गया? मेरी तालीम ज़्यादातर घर पे ही हुई, क्योंकि मुझे ज़्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। इस गांव में रोज एक अजीब फकीर गुजरता था, कहीं से गाता हुआ आता था और कहीं चला जाता था, लेकिन रोज एक नया पंजाबी गीत गाता हुआ गुजरता था और लोगों से बाजार में पैसा लेके आगे निकल जाता। इस गांव में एक बच्चा भी था, वो भी बड़ा अजीब था, 8-9 बरस का। वो रोज इस फकीर के पीछे 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 जाता था। जब मेरी उम्र 10 साल की थी जी, तो जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे वहाँ एक सुबह सुबह फकीर आया करता था। अच्छा।
तो वो गा कर पैसा मांगता था। अच्छा। तो जब गाता था वो, तो उसकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती थी, तो मैं वो जहाँ चलता जा रहा था मैं उसके पीछे पीछे चलता, मैं भी साथ साथ में चलता था। क्या गाता था? तो गाना वो पंजाबी में है, मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बोल है उसके, खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। तो मैं उसको आपको थोड़ा अगर कोशिश करता हूँ ट्यून में सुनाता हूँ जरा। खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। इतना मीठा उसका आवाज लगता था मुझे, तो मैं जहाँ जहाँ जाता था उसके पीछे 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 उसको देख देख के मुझे गाने का शौक इतना बड़ा था बस। मोहम्मद रफ़ी जो था ना जी, हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे घर के साथ ही उनकी दुकान थी, मगर वो काम वो नहीं करता था। रफ़ी को जो लाया हूँ, ये वैसले हम करते रहे, तो ये अपना गुलाम अली खान का एक तबला बजाने वाला था, तो ये चले गए काबुल की तरफ। जब काबुल गए तो फिर यहाँ कोई रहा ही ना। सारे कहने लगे जी अब तो शूटिंग कैसे होगी, ये होगा वो होगा। वो तो 7-8 दिन के लिए गया है, बहुत मुसीबत सी पड़ गई। मैंने को कहा, मैंने बोला चला यार ज़रा मेरे साथ आ तू। मैं जीनत के घर ले गया, हीरा मंडी में उसका घर था, घर ले गया। मैंने कहा कि ये मोहम्मद रफ़ी है, और कहती है मैं जाननी हाँ, आंदा हूँ कदी कदी। मैं क्या, मैं जब लिया जिस वास्ते सुनो तो सही, एनू मैं चाहता हाँ कि तेरी फिल्म का है सी, ऐसा तेरा ड्यूट है ताजे नाल कोई गाए। वो कहेंगे है किस तरह गा सकता है, गोटे गोटे तो बेताला है, लैनू नहीं समझता। और मैं क्या खुदा का ना है, तुम ਉਹਦਾ ਨਾਂ की गल्लां करते पे हो, तुम करो तो सही। खैर उन्हें वाजे वाले बुलाया अपने नूं ते गाना गाया, ते ਉਹਦੇ मोढे ते हथ मार के ना ਉਹਦੇ रिदम दस के ते उन्हें गाया। खैर 2-3 दिन रैसल होइयां, रैसल होने तो बाद वो सही हो गया, लैर नूं समझदा सी, मगर इन्ना नहीं जिन्ना समझना चाहिए सी। नज़ीर साहब आए बम्बेों शूटिंग करने वास्ते, ते जो शूटिंग कर ते शाम नूं उत्थे आके बैठे। मैं कहा अज मैं चाचा जी के नाल गल करना। कहंदा तू की गल करनी है? मैं तो पहलों तो भी जानना सा, जो ये कपड़े की दुकान सी। मैं क्या जी चीज़ है, रफ़ी है बहुत अच्छा गाता है, इनू बम्बे लै जाओ, मैनू गाना तो सुनाओ। तो हूँ तो डायरैक्ट टेप हो जाती है ना, अगे फिर पहलों प्रिंट करवाया फिर सुनाया, उन्होंने भी पसंद आया। उन्हें कहा चल इतों असी वह ना कि मैं भी नाल गया, 100 रुपया वो दे के इनू रफ़ी नूं पे उत्थे आ जाओ। जो वह ना की है उत्थे पहुँचे 19 रुपये 6 आने टिकट सी बम्बे की। गुल बलोच हीरी नी सोनिए नी तेरी याद ने आन सताया। The Fakir's prediction came true, and Rafi never looked back after noted music director Shyam Sundar gave him a break in a Punjabi film, Gul Baloch. Realizing Rafi could make a greater impact if based in the film capital of India, his elder brother's best friend Hamid took the train for Bombay with young Rafi. Rafi took these meandering steps of Alka Mansion, his first home in Bombay's Bhindi Bazaar, to reach the highest glory in the years to come. If from this balcony he flew kites, Zamzam restaurant was where he and Hamid regularly relished their breakfast. And it was at the Nawab Masjid that the devout singer would regularly go for his prayers.
मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जो इस बाज़ार में आने के बाद इस बाज़ार को रोशन किया उन्होंने अपनी शख्सियत से, अपनी ज़ुबान से, अपने कलाम से। Constricted by साहब जैसे पहले मेरे पास आए, मेरे वालिद की चिट्ठी लखनऊ से लेके आए। उसमें लिखा था कि ये लड़का गाना गाता है, अगर हो सके तो इसको कोई मौका दो। तो ये बेचारे खड़े हुए थे, दुबले पतले, हाथ बांधे हुए। तो मैंने कहा भाई कुछ सुनाइए। तो उन्होंने कुछ सुनाया। मैंने कहा कि ठीक है। उस वक्त एक कोरस गाना था, हिंदुस्तान के हम है हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा, ये गाना था। मैंने कहा इसमें कोरस में आप गाइए। 10 रुपए दिए थे कोरस में उनको, गाना गवाए थे, एक लाइन उनसे भी गवाई थी। फिर वो कहने लगे कि साहब शाहजहां उस वक्त बन रहा था फिल्म, उसमें कुंदन लाल सहगल थे। तो मुझसे कहने मेरी हसरत है, वक्त का बेहतरीन सिंगर माना जाता है कुंदन लाल सहगल। एक लाइन इनके साथ अगर गा लूं तो जिंदगी में कहने का मौका मिलेगा कि मैंने इतने अजीम सिंगर के साथ भी गाया जी। तो उसमें आखिर में एक फकीर गाता हुआ आ रहा है, मेरे सपनों की रानी रूही रूही, वो रफी की आवाज है। फिर रफी साहब को पहला सोलो गाना अनमोल घड़ी में मैंने दिया था, तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। मोहम्मद रफी की आवाज आगे आने वाले डिकेड्स तक लोगों के दिलों में उतरेगी, ऐसा आपको कुछ लगा? यकीनन वो सुरीले तो थे, सबक तो लिया था यहाँ पंजाब में उन्होंने। तो मैं सबसे कहता हूँ कि सीख के आओ, सुन के नहीं, सीख के आओ। सीख के आओगे तो तुम्हारे गाने की उम्र ज्यादा होगी। तो बहरहाल रफी साहब के गले की जो रेंज थी उसका एक्सप्लॉइटेशन, उसका इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं हुआ था। तो फिल्म बेजुबारे में मैंने उनकी वो यहाँ मैं नया नया ज्वार भाटा में आया था और उसी वक्त मोहम्मद रफी साहब श्री रामचंद्र के साथ स्टूडियो में आए थे और उनसे मुलाकात हुई। Perfect gentlemen. There was humility in their demeanor and modest, हमेशा निहायत ही मुनकसिर मिजाज थे, इनसे बड़ी कुर्बत रही। वक्त के पैरों में किसने जंजीर डाली है, दिन शाम और शाम रात में ढलती है, इसी तरह साल बीत जाते हैं और देखते देखते कितने इनकलाब आए, अब बाकी यादें रह जाती हैं। इस शख्स में कभी अहंकार की, घमंड की कोई बू बास नहीं थी। कभी किसी ने मोहम्मद रफी साहब को किसी पर नाराज होते नहीं देखा, न कोई बात सुनी। बहुत हल्दी लजीज, बहुत सादा मिजाज और आजाना तबीयत के आदमी थे। उनका नाम जो है वो मौसीकी की तारीख में हमेशा जगमगाता रहेगा। हमारी तमाम दिली दुआएं और हमदर्दी उनके अहल वयाल के साथ है। महसूस किया उसे, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता था और बड़ी खुशी हुई मुझे जब ये ऑनर मिला। Shyam Sundar gave him a chance to sing again. It was music director Naushad who honed the youngster into a versatile singer. मैंने फिर इनको कोरस में गवाया, फिर उसके फौरन ही बाद अनमोल घड़ी में पहला सोलो गाना था रफ़ी साहब का, तेरा खिलौना टूटा बा। फिर उसके बाद में ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये गाना तो बहुत हिट हुआ। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। और उसके बाद दीवाना, बेजू बावरा, आन, दीदार, मेला और चौधरी का चांद। चौधरी के चांद में पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब को, लिरिसिस्ट शकील साहब को और फॉर प्लेबैक सिंगर रफ़ी साहब को
ऐसा पहली बार अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड मिला है फॉर टाइटल सॉन्ग, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो। स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लेते ही नमस्कार करने की इच्छा होती है। ही वॉज ए ग्रेट सिंगर और बहुत ही अच्छा गाते थे। उनके लिए किसी भी प्रकार का गाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। रफ़ी साहब आप कहेंगे कि एक ही पैदा किया अल्लाह ने। For him, time was not a problem. That's why he could not go. Whether it was the 70s when it came, whether it was the 50s when 40s he started, 50s he stood his ground, 60s he stood his ground, 70s when people thought he's going by, he came back again. Then 80 he went away. Otherwise he would have ruled that Bappi Lahiri scenario also. I am sure of that. कि रफ़ी साहब के सबसे बड़े फ़ैन जो है वो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके सबसे बड़े फ़ैन जो हैं वो नाम लेता हूँ, आप लिखिए, किशोर कुमार, रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन, मुकेश, समझिए आप, महेंद्र कपूर, और नाम निकालिए आप, मन्ना डे, हेमंत कुमार, जो भी हैं सब हमेशा रफ़ी साहब को इतना मानते थे। तो उनके फ़ैन तो यही हैं, तो और हम किसकी बात। वो कहते थे कि मैं एक रात उस गाने के साथ कम से कम रहना चाहता हूँ जो मुझे कल रिकॉर्ड कर रहा है, और ये उनकी बड़ी अच्छी बात थी। वो गाना जब भी रिहर्सल करते थे तो एक टेम्पो होता गाने का, उसे हाफ टेम्पो में पहले वो रिहर्सल करते थे और उसमें समझ लेते थे कि भाई यहाँ पे परदेसी इतना ही करना है कि करना है, उतना लिख लेते थे, ध्यान रखते थे, और फिर जो वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है वहाँ एक नीचे लाइन डाल देते थे ताकि उसको एम्फेसाइज कर सकें। कदर सीधा आदमी रफ़ी साहब मैंने तो नहीं देखा भाई, बहुत ही सीधे। I have seen people instigating him to say something wrong or bad about some other singer. He will immediately cut you. Say, no, 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 no. He sings very well. Don't talk like that. He will always say like that. He would never give his opinion to anyone. He said only one thing. Everybody is wonderful. ये सब खुदा के बंदे हैं, हर कोई अपना अपना काम करता है। एक का वो गाना आए वतन हमको तेरी कसम, उन्होंने गले से नहीं गाया, उन्होंने दिल से गाया। This man with a velvet voice, ये जो वॉइस में जो गमक, वो किसी के वॉइस में नहीं है, गमक होती है वॉइस में। जब वो भजन गाते थे और जब वो शब्द गाते थे तो देखिए उनकी गायकी का एक ऐसा असर था कि ऐसा लगता था जैसे वो उन्हीं चीज के लिए कोई पैदा हुआ हो और युगों युगों से वही गाता हुआ आया। Whenever I listen to Rafi Saab, I always feel, कि ये खुदा की आवाज होगी। Nobody in the industry vocally has been able to interpret music the way Rafi Saab has. I mean, there are certain nuances you hear in a song which you feel कि how could the man have imagined that kind of a murki or stuff, which he puts into the song. 2-3 बार मेरे सामने, मैं छोटा था 6-7 साल का, रफ़ी साहब को मदन जी ने फोन पे कहा, अगर तुमने कल कोई याहू का गाना गाया हो तो तेरी रिकॉर्डिंग मैं कैंसिल कर रहा हूँ, फिर कुछ दिन बाद रखेंगे, तुम उस मूड से निकल जाओ, मेरा गाना सीरियस गाना है, मुझे इसमें वो अदायगी थोड़ी कम चाहिए। गाना गाते वक्त एक दफ़ा छुप के आसमान में जब उन्होंने गाना शुरू किया तो मैंने कहा रफ़ी साहब ये शम्मी नहीं है। कह रहे कौन है? मैं कह रहे जिंदर कुमार है गाना गा रहे हैं। अरे साहब मत पहले दसना सीना तो मैं तो शम्मी समझ के चल रहे हैं, तो पीछे से शम्मी होता है, तो स्टाइल बदल गया। ही विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मूड, ही विल चेंज according to the actor, will change according to the situation. Irrespective of a film's budget, Rafi's voice became a constant for audiences since the versatile genius could make and modulate his voice to that of newcomers and established stars, alike as per their needs of their on-screen character. Something that hasn't been surpassed by any male or female playback singer to this day. Once I remember I had gone to one of his recordings, I can't remember which film and which song it was, and I was watching him from the corner, seeing him singing a song, and then he saw me. This is probably the first time we met professionally or whatever,
and he called for me, and I can't forget, you know, he blessed me and he said कि तुम बहुत प्यारे तरीके से गाते हो मेरे गाने. I was a newcomer when he sang for me, and he called me to see him, and he said, "Do you want me to add anything or remove something, or how would you like me to express this line that you're saying?" And I said, "Please, sir, do whatever you want. Just do it the way you want. That will bless me a lot." रफी साहब जो अचानक स्टेज के ऊपर बात करते थे, हारमोनियम छोड़ के हाथ दोनों ये करके डांस का ये करते थे पोज. प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे. एंड क्या बोले ऐसा आर्टिस्ट, मैं आई थिंक 3 घंटा एक आदमी स्टेज के ऊपर गाना गाना, आई डोंट थिंक सो अभी कोई नहीं ऐसा ये कर सकते. रफ़ी साहब सच कहती हूँ मैं, इतने अच्छे एक्टर थे. रफ़ी साहब सिंगर से पहले एक्टर थे, और वो वही मुझे सिखाते थे कि बेटा सिंगर से पहले, सिंगर को सबसे पहले अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है. अगर तुम गाने में एक्टिंग कर सको तो एक्टर को एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ मैं बहुत बड़ी किस्मत लिखवा के लेके आया. ऐसी महान हस्ती दे दर्शन कर रहे थे. मेरे फिल्म कैरियर का सबसे पहला जो नगमा था वो मुझे नहीं मालूम था, जो कि मुझे स्टूडियो में जाके मालूम पड़ा कि मैं रफ़ी साहब के साथ, मनाडे साहब और तलत महमूद साहब के साथ मैं भी गा रहा हूँ. और मेरी एक जो लड़कपन की एक जो ख्वाहिश थी कि मैं इन बड़े बड़े सिंगर्स को मिलता, वो मेरी एक ही गाने में पूरी हो गई. और रफ़ी साहब ने उस दिन से मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनकी याद में वही नगमा एक बार फिर से 2 लाइनें उसकी दोहराना चाहूँगा. हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा. रफ़ी साहब के साथ जब मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन करी थी 50s में, तब मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनके साथ काम किया. और मुझे बहुत ही थोड़ी सी नर्वसनेस थी इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे समझाया और मेरे को उसको इनकरेज किया कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं बड़े आर्टिस्ट के साथ गा रही हूँ. और बहुत तारीफ़ करी मेरे गाने सुनने के बाद. तो ऐसे थे रफ़ी साहब, humble, polite, of course fabulous singer. ये सब उनमें तो क्वालिटीज़ थी. और उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया. कुछ तो बहुत मशहूर हुए गाने, जैसे लव इन शिमला, बरसात की रात की कवालीज़, बाबर की कवालीज़. उनमें ये खासियत थी कि क्लासिकल गाने भी बहुत अच्छे गाते थे. जैसे आपको याद है, मेरा फेवरेट था ये गाना जो मालकौंस में उन्होंने गाया था, मन तरपत हरिदर्शन को आज. ਜਦੋਂ उन्होंने वो गाना देखा, वो कहते ये केड़ा मुंडा, ये तो बड़ा सोना सुनखा है. उन्होंने मैंने बुला के 5000 रुपए का इनाम दिता सी. रफ़ी साहब ने तो मेरे अथरू आ गए सी. मैं रफ़ी साहब ने देख ही रहा सी. और रफ़ी साहब जैसी शख्सियत ते खैर रब मैं की कह सकता, मैं तो सिंह दे चानन मुनारे सीगे. हस बलिए नहीं हसना, हसना कहते, मैं कहा नहीं हसना. मैं कहता, मैं कहा नहीं जी, मैं कहा मैं अपने भोलेपन च कहता, मैं कहा नहीं हसना. तो वो कहते वाह जी वाह वाह, अच्छा हसना. फिर बहुत सोहना उन्होंने कोऑपरेट किया. 2 बार रिहर्सल की, और 3जी बारी रिकॉर्डिंग जो हुई माइक अगे खड़े, और मैनू पता भी नहीं लग्या तो रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई और फर्स्ट टेक ओके हुई और बहुत अच्छा लग्या. ਅਸੀਂ 1964-65 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਜਾਂਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਗਮ ਖਾਨ ਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਕ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਨ ਦੀ. ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ
ਮੁਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਾਣ। ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸੈਂਟਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਤੇ ਗਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। Before we lost him, the pain he had, we continued the record because he was deep into the, the work, and he should have stopped, but he didn't tell anybody. Then of course he was shifted to Hinduja and other places. I was called, and when I saw him suffering from acute pain in the chest, I immediately summoned a physician, a cardiologist of the old National Hospital Mahim, which became later on a Hinduja hospital. True. And he was transferred immediately after taking the emergency treatment to the National Hospital Mahim, and he was straightway put in ICU unit, intensive cardiac care, ICCU unit, and was taken care by cardiologist. And it so happened that some procedure was to be done. For that, they shifted him to Bombay Hospital. About 2:30 in the night, I got a phone from one of the patients के सुना ऐसा कि रफ़ी साहब का कोई प्रॉब्लम हुआ. I knew he was in hospital. तो immediately I called Baji, Baji means Rafi's wife, used to call her Baji. कि Baji, मैंने सुना that she started crying, so I knew that he's gone. So I said, hold on, I'm just coming there. This next Guru Nanak Park, close by. So within 5-10 minutes I reached there. I called Bhuppi, Bhupinder Singh and Uttam Singh. बॉम्बे हॉस्पिटल गए, सुबह जाके वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे एक इनके बहुत खास म्यूजिशियन थे, मिस्टर लेज़ली करके, जो बहुत बड़े ड्रमर थे उस टाइम पे। उन्होंने इनकी बॉडी जो है बॉम्बे हॉस्पिटल में संभाल के रखी थी, क्योंकि उसका मॉर्ग खराब चुका था, उसमें वो नहीं तो उसने उन्होंने रात को वहाँ से कहीं से बंदोबस्त करके बर्फ़ की जो लादियाँ होती हैं, बर्फ़ की जो बड़े बड़े ईंटें होती हैं, उनके ऊपर इनकी बॉडी पड़ी हुई थी। जब हम सुबह लेने गए तो हम सब देख के हैरान हो गए कि इतना बड़ा इंसान और एक वहाँ पड़ा हुआ है। आज भी अगर उनका रिकॉर्ड निकाला जाए तो भूपेंद्र जी के साइन है वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि मैं इनका भाई हूँ। अभी कहाँ भूपेंद्र सिंह और कहाँ मोहम्मद रफ़ी, लेकिन वहाँ पे साइन है। लेकिन उनको पता था देने वाले को कि ये कौन है। So he had just come back from a recording, and he came and he sat down and he was going to have the first bite of his food, of his dinner, after a full day's recording, full day's work. So Kalyanji's phone came. So when I picked up the phone, Haji Kanajiba. So I don't know. He says, my dad used to tell me that time, I don't know what intuition I had. Kalyanji is going to give me a very bad news. What I saw was my father talking to him and his bite fell down from his hand. अब फिल्मों में दिखाते हैं ना, I actually saw that. And he started weeping like a child. And my mother told him, what happened? Okay, the Rafi Saab is gone. वो तो अवतार ही थे। मुझे तो लगता है कि वो अल्लाह ने उनको गाने के लिए ही भेजा था। नौशाद साहब को 10-15 दिन तक उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली थी। किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे, किसी से मिलते नहीं थे, अकेले चुपचाप बैठे रहते थे। वो सोचा करते थे। अक्सर आँखों में हम लोग देखा उनके कि नमी यानी कि आंसू देखे थे, लेकिन जाहिर नहीं करते थे। 15-20 दिन के बाद फिर जब उन्होंने अपनी ये खामोशी या चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने फिर अपने अजीज़ दोस्त और एक अजीम गुलकार यानी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के खो जाने के गम में कुछ इस तरह से अपने यानी ख्यालों का इजहार किया कि
उन्होंने कहा था कि कहता है कोई दिल गया दिल भर चला गया, कहता है कोई दिल गया दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। ऐसा इंसान इस धरती पे इस युग में नहीं आएगा। वो आया था, फरिश्ता था, चला गया, लेकिन अपनी ऐसे रूहें अमर होती हैं, ऐसे लोग मरते नहीं हैं, ये जिंदा रहते हैं। आँखों का मासूम तजस्सुस आज भी उनको ढूंढ रहा है, मेरी तन्हाई का जंगल जिनकी याद से गूंज रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी, पद्मश्री। कि देख कर ये कामयाबी मुस्कुरा उठी अजल, पड़ गए सब रात फीके हो गया फनकार शल, गिर पड़ा चश्मे फलक से एक सितारा टूट कर, सब कलेजा थाम कर रोने लगे फिर फूट कर, बुझ गई फिर शम्मा महफिल में अंधेरा हो गया, जिंदगी का तार टूटा और तराना सो गया। यूं तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। गायकी था हुस्न फन तेरा रफी, गायकी था तेरा हुस्न फन रफी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है, ये सबक सीखा तेरे नगमात से, जिंदगानी प्यार का एक साज है, मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है। उनकी मौत हमारे आपके लिए सबके लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। कुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाह। अलविदा मोहम्मद रफी, अलविदा मोहम्मद रफी, छोड़ कर चले गए, छोड़ कर चले गए, अलविदा मोहम्मद रफी, अलविदा मोहम्मद रफी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.